हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इसके अंदर एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है और एक स्ट्रक्चर ड्राइंग है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है और ये वाली आर्किटेक्चर ड्राइंग है। और ये पूरा ये भी आर्किटेक्चर ड्राइंग है। मतलब इस प्लान को प्लॉट एरिया के अंदर लगा रखा है। ये इसका प्लॉट साइज है 11 मीटर बाई 23 मीटर का। अब ये आर्किटेक्ट की तरफ से हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए आई हुई है ड्राइंग, लेकिन वो इसमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद ये इसे डेमोलिश करेंगे। जब कुछ टाइम के लिए मतलब उनका कहना है कि 2-3 साल के लिए टेम्परेरी टाइप हमें स्ट्रक्चर चाहिए, बट लोड बेयरिंग होना चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर हमें करके देना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इसे इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर जो भी लोड होता है वो सारा का सारा दीवार पे ही आता है। जो ये वॉल बनी हुई है ना आपकी, ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्स है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा का सारा लोड दीवार के ऊपर आएगा। दीवार अब जब दीवार के ऊपर आएगा, बीम का भी स्लैब का भी, और जो मतलब जो भी कुछ होगा, और तो उसके लिए जो आप जब भी ये वॉल डिजाइन करोगे तो इसकी फुटिंग बनेगी। मतलब ये मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 मीटर नीचे जाएगी वॉल, और इसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी आपको। उसके बिना लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एक तो इसमें कॉस्ट कम आती है, सबसे पहली चीज, क्योंकि जैसे कि सारा का सारा लोड दीवार के ऊपर ही आना है, तो आपका स्टील काफी कम लगता है, और स्टील कम लगता है तो कंक्रीट भी कम लगता है। अब इन दोनों में कॉस्ट कटिंग हो जाती है इसमें। बट इसमें ये तो आपको मैंने इसका बेनिफिट बता दिया कि ये इसका बेनिफिट है। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आप फ्यूचर के अंदर जब भी अगर कोई वॉल आपको शिफ्ट करनी है या अपने अकॉर्डिंग इधर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करनी है, तो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जो भी वॉल लगी होगी वो लोड बियरिंग होगी। लोड बियरिंग मतलब सारा का सारा लोड हर एक वॉल से दूसरे वॉल पे, दूसरे से तीसरी वॉल पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आप जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम, जो ये लोड बियरिंग वो स्ट्रक्चर होते हैं, ये बनाए कहाँ पे जाते हैं। ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर मोस्टली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जिनको कॉस्ट जिनका बजट कम होता है किसी भी वो बनाने में, वहां पे यूज करे जाते हैं। और इसमें वो कम हाइट के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं लोड बेयरिंग में। मोस्टली लोग वो G+2 बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। बट हमें G+1 से ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वॉल की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, जितनी मैक्सिमम में रख सकते हैं। नॉर्मली लोग 9 इंच से ज्यादा की लेते नहीं है। बट अगर कोई आर्किटेक्ट बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है और वो कहता है मैं 9 इंच से ज्यादा की थिकनेस की दे देता हूँ, आपको 12 इंच की दे देता हूँ, तो आप आपको दे देता है, तो काफी अच्छा है आपके लिए। होगा क्या, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो भी लोड वॉल के ऊपर आएगा, वो वॉल के ऊपर से क्या बोलते हैं, वो सॉइल के ऊपर जाएगा। और वो सॉरी, वॉल के ऊपर आएगा और वॉल से जो वॉल की फाउंडेशन बनी हुई होगी नीचे, उसके ऊपर जाएगा, और उस फाउंडेशन से वो लोड सॉइल के ऊपर जाएगा। बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है कि इस पे लोड ट्रांसफर करने के लिए वो जो भी आपने वॉल बनाई है उस पे आएगा, और उससे फिर वो वॉल की फाउंडेशन पे जाएगा और सॉइल पे जाएगा फिर।
बट फ्रेम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर कॉस्ट कटिंग के लिए, कटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, कम बजट में बन जाते हैं। एक तो वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आपको कभी G+2 से ज्यादा हाइट की बिल्डिंग बनानी पड़ी तो आपको ये वो स्ट्रक्चर वो डिसमेंटल करके एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या इसमें कॉलम्स और बीम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और जब कॉलम और बीम्स प्रोवाइड होंगे तो उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी आ जाती है फिर। तो इससे बेटर है कि नया ही बना लो उसे। ठीक है। अब ये मैंने इसकी लोड बेरिंग ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। तो ये इसका प्लॉट, इनका प्लॉट साइज था। ये इसकी इनकी बाउंड्री वॉल चल रही है। बाहर बाहर आप देख रहे हैं ये मजेंटा कलर की ये बाउंड्री वॉल है। ठीक है, इसका सेक्शन भी कटा हुआ है, ये डी यहाँ से, ये डी सेक्शन ये रहा। ये बाउंड्री वॉल में मैं 750 नीचे लेकर जा रहा हूँ, 2.5 फीट। इसके ऊपर कोई लेआउट आना नहीं है। ये ज्यादा हाइट की नहीं है। ये मैक्सिमम बनाएंगे, वो कह रहे हैं 5 फीट के अप्रोक्सीमेट, 5 से 6 फीट। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर मैंने वो ब्रिक के 2 रद्दे लगा दिए हैं। ठीक है। एक सबसे नीचे वाला मेरा 460 का आ रहा है, उसके बाद 345 का आ रहा है। और ये आप, ये यहाँ से मैंने 150 की थिकनेस ली है, 150 की। और उसके बाद ये 115 mm, ये वाला, ये वा, ये वाली डायमेंशन अगर देखते हैं हम, तो ये आपकी 115 mm आएगी। ये ये मैंने, ये मतलब आप 115 mm के अकॉर्डिंग लेते हुए चलोगे। ये 115 यहाँ पे आ गया। ये 230 की वॉल आ रही है। 230 के बाद ये यहाँ पे 115 आएगा, बाहर निकल गया। फिर 115 के बाद ये नीचे वाला रद्दा आपका 115 का बाहर निकल गया। तो ये ऐसे बनते चले जाते हैं रद्दे हमारे। तो आप जब भी वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये ध्यान रखना इसकी मिनिमम थिकनेस 150 लेना, और इसको 115 mm, 4.5 इंच 4.5 इंच मिनिमम बाहर निकालते हुए चलना है। 9 इंच भी निकाल सकते हो आप, है, बट उसमें आपकी ब्रिक ज्यादा लगेगी थोड़ी। तो मोस्टली लोग इसी तरीके से बना इसको डिजाइन करते हैं। तो ये हो गया 115 mm, 115 mm बाहर निकाल दिया आपने। यहाँ पे भी ये अंदर की वॉल्स होंगी जिनके, ये तो बाउंड्री वॉल का सेक्शन कटा हुआ है। अब ये मैंने जो ये इनकी, इसमें एक किचन आ रही है, एक बेडरूम आ रहा है, एक टॉयलेट आ रहा है इनका, और एक स्टोर आ रहा है। ये मतलब इनका वो जिसका भी प्लॉट होगा, ये एक तरीके से प्लॉट की वो केयर टेकर वगैरह कोई इसमें रहेगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, कम बजट में। और ये ओनली ग्राउंड फ्लोर, एक स्टोरी बनना है ग्राउंड फ्लोर बस, उससे ज्यादा का बनेगा नहीं है। ठीक है। तो उनके उसके उस पर्पज से अगर बना रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो मेरी वॉल है, आप देख रहे हैं, ये सारी लोड बेयरिंग वॉल बनी हुई है। इसका सेक्शन बी भी मैं दिखाऊं आपको। ये मैंने इस 230 की वॉल है और 460 की फाउंडेशन है। सेक्शन बी भी कटा हुआ है, ये रहा। 150, 150, 345, 460। ठीक है। ये 230 की वॉल आई, 345 और 460। और मैंने वो, मैं 1 मीटर इसको एनजीएल, नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे लेकर जा रहा हूँ। और पीसीसी 100 mm थिकनेस की है इसके अंदर। 1:4:8 का रेशो है। और फ्लोर लेवल पे जाके इस पे डीपीसी भी होगा, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है। तो ये तो हो गई वो, जो मतलब इसकी फुटिंग दोनों तरफ निकल रही है, वॉल से वो टॉप में भी बॉटम में भी एक तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग की तरह काम करेगी ये वाली वॉल। ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल आ रही है ये असेंट्रिक है। इसका सेक्शन किस तरीके से बनेगा आप देखेंगे, ये सीसी बना हुआ है। तो ये सीसी जो बना हुआ है, ये भी 1 मीटर नीचे जा रहा है। ये 150 थिकनेस का है, यहाँ पे भी 150 थिकनेस का है। और ये पीसीसी 100 mm की है।
और 1:4:8 का रेशो है इसके अंदर। और ये वाली बॉल मेरी है बाहर की तरफ से, तो इधर इस साइड में अदर्स प्रॉपर्टी है प्लॉट के बाहर, आगे भी पीछे भी, बस फ्रंट में रोड आ रहा है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को एसेंट्रिक वॉल डालनी पड़ी है, तो इसकी भी 460 है। ये 230 आ गई, ये 345, 460, ये दो रद्दे लगा रखे हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके नीचे पीसीसी 600 mm की होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे ये सेक्शन बी भी कटा हुआ है। ये अब बात करते हैं, ये तो हो गई सारी 9 इंच की वॉल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब ये 4.5 इंच की जो वॉल है 115 mm की, तो 115 mm की वॉल के अंदर ये आप देख रहे हैं ना, ये फ्लोर लेवल से नीचे, फ्लोर फिनिश लेवल जो होगा है, उससे नीचे जितनी भी फुटिंग बनेगी ये सारी 9 इंच की बनेगी आपकी। और फ्लोर लेवल के ऊपर जाके ये 115 mm की होगी। कभी कोई अगर आपको बोलता है कि ये 115 mm की है तो 115 mm की फाउंडेशन बना दो, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कभी मत करना। फ्लोर से नीचे मतलब 9 इंच की, फ्लोर से नीचे नीचे 9 इंच की वॉल आपको लेकर जानी ही जानी है। हाँ, कुछ जो पार्टीशंस वॉल है आप फ्लोर के ऊपर आके, जो प्लिंथ लेवल होगा आपका फ्लोर लेवल है, उसके ऊपर आप 115 mm की खड़ी कर सकते हो। अदरवाइज वो स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 115 mm की लिए भी मैंने 4.5 इंच की वॉल का भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और 230 mm की वॉल का भी। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्या, ये सीधा वॉल बनेगी ऊपर तक हाइट की, और जाके सीधा क्या बोलते हैं स्लैब डाल दी जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये फ्लोर लेवल पे पहुंचेंगे तो उसका फ्रेमिंग प्लान बनाया है मैंने, ये रहा। ये सारी की सारी बीम मेरी वो जो वॉल बनेगी उसके ऊपर रेस्ट करेगी। ये सारी की सारी बीम वॉल के ऊपर रेस्ट करेगी, और वॉल के ऊपर जब रेस्ट करेगी इनका रेनफो वो, और स्लैब भी इसके ऊपर कंक्रीट की पड़ रही है, तो ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है L/4, वो कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे लिया हुआ है वो 0.15, ठीक है। और यहाँ पे भी 0.15, और यहाँ पे L/4, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैंटिलीवर आ रहा है। ये कैंटिलीवर इनका आगे की तरफ 1200 mm का बन रहा है। एक वो 1000 mm का बन रहा है, 1 मीटर। ये स्लैब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो मैं अपना स्टील 1200 mm अंदर डालूंगा इसके स्लैब का, ताकि ये कैंटिलीवर भी सपोर्ट हो जाए। आपको फ्लोर लेवल वो रूफ लेवल पे ये वॉल के ऊपर आरसीसी का बैंड जरूर देना है। आप बीम बोलो इसको या आरसीसी बैंड बोलो, कुछ भी बोलो, बट ये जरूर चलेगा। और इसके अंदर रेनफोर्समेंट होगा, जैसे बीम बीम का रेनफोर्समेंट आता है वैसे ही आएगा। और ये जब भी ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इसके सेक्शंस बने हुए हैं कि ये, और लिखा भी हुआ है बीम सपोर्टेड ऑन ब्रिक वॉल। ये इसका बॉटम का रेनफोर्समेंट है बीम का, 3/12 3/12। ऊपर का चल रहा है 2/12 एक्स्ट्रा, 2/12 एक्स्ट्रा सपोर्ट पे यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, डिजाइन इंजीनियर ने कर दिया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसकी ड्राफ्टिंग कर दी। ठीक है। अब स्लैब का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब ये वो क्या बोलते हैं, जहां पे डिस्क इसके अंदर जब ये कंक्रीट की स्लैब पड़ेगी, तो जैसे कि ये पैनल बड़ा है तो इसके अंदर जो आप स्टील डालोगे, बॉटम का तो आपका थ्रू चलेगा, और टॉप में जैसे नॉर्मल स्लैब चलती है कटेलमेंट में, टॉप का रेनफोर्समेंट वैसे ही चलेगा सपोर्ट में। L/4 एल, ये यहाँ पे तो 0.15 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कैंटिलीवर आ गया, तो मिनिमम अगर ये 1 मीटर है इससे थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 फीट लेके चलना चाहिए, या फिर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी वो स्लैब की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो
ये बीम का फ्रेमिंग प्लान ऐसे आप डेवलप कर देना है। और कई जगह ये फ्रेमिंग प्लान ऐसे भी लिखा हो सकता है, वो ब्रिक वॉल बैंड, इसको लोग आरसीसी का बैंड भी बोलते हैं, कि आरसीसी वो वॉल के ऊपर आरसीसी का बैंड कैसे चलेगा, क्योंकि ये कंक्रीट की जो स्लैब बनेगी इसके ऊपर, तो वो स्टील कहाँ पे फंसेगा अगर आपने बैंड ही नहीं डाला होगा आरसीसी का। ठीक है, तो ये उसके बीम के सेक्शन एलिवेशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो स्लैब की मार्किंग करी है मैंने, उसके लिए एक टेबल भी प्रोवाइड कर दिया है। ए मेरा 8 का 100 इंची पे वो 100 mm पे चल रहा है सेंटर टू सेंटर, बी 8 का 125 पे सेंटर टू सेंटर, सी ये mm में बता रहा हूं मैं, सी 8 का 150 पे सेंटर टू सेंटर, डी 8 का 175। और जो मेरा बॉटम बार है वो डॉटेड में दिखाया हुआ है, टॉप बार मेरा फर्म लाइन में है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये स्ट्रप शेड्यूल बना हुआ है, स्ट्रप टू लेगेड है सारी की सारी, इसके अंदर स्ट्रप टू लेगेड है, S1 S2 100 वो 8 का 100 पे सेंटर टू सेंटर S1 यहाँ पे चल रही है ये, और बीच में जो एरिया बच गया सपोर्ट के बीच में, वहां पे S2 चल रही है। और बीम की डेप्थ जो मैंने ली है 450 ली हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा बीम की डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, तो हमने अभी ले ली है। ठीक है, बट इससे कम भी करी जा सकती थी क्योंकि सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है। तो अभी देखते हैं, अभी फाइनल हुआ नहीं है, फाइनल जैसे ही हो जाएगा। बट ड्राइंग इसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी कंप्लीट है। तो आपको भी जब भी कोई लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोलता है, तो आपको इजीली कैच कर लेना है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और किस ड्राइंग के बारे में हमें बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।